हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जनवरी में तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि जनवरी में तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार होता है। जनवरी में सूर्य किरणें जो है मकर वृत्त के निकट लंबवत पड़ती है यानी लंबवत पड़ती है। अंततः दक्षिण गोलोद में उस समय जो है ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलोद में शीत ऋतु होती है। और इस समय दक्षिण गोलोद में महाद्वीपों के 3 क्षेत्रों में उच्च तापमान पाए जाते हैं। ये क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी अर्जेंटीना, पूर्वी मध्य जो है अफ्रीका, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया। और इन क्षेत्रों को जो है 30 डिग्री से समताप रेखा घेरती है। उत्तरी गोलोद में इस समय महासागरों की अपेक्षा जो है महाद्वीप अधिक ठंडे होते हैं और इस ऋतु में उत्तरी पूर्वी जो है एशियाओं में सबसे कम तापमान पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। उत्तरी गोलोदों में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर की वायु गर्म होती है और इसलिए यहाँ तापमान रेखाएं जो है महाद्वीपों के पार करते समय विषुववृत्त वृत्त की ओर, एक महासागरों को पार करते हुए जो है समय ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण गोलोद में जो है समताप रेखाओं की स्थिति उत्तर गोलोद में समताप रेखाओं की स्थिति के ठीक विपरीत होती है और ये महाद्वीपों को पार करते समय ध्रुव की ओर मुड़ जाती है और महासागरों को पार करते समय विषुववर्ती रेखाओं की ओर मुड़ना स्वाभाविक बात बनती है। दक्षिण गोलोदों में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों का विस्तार अधिक है, इसलिए यहाँ समताप रेखाएं नियमित तथा दूर दूर है। इसके विपरीत उत्तरी गोलोद में समताप रेखाएं महाद्वीपों का अधिक विस्तार होने के कारण अनियमित तथा आसपास है। इन्हीं कारणों से दक्षिण गोलार्धों के मध्य और उच्च अक्षांशों में भूमि और जल के बीच तापमान में अधिक विषमता नहीं मिलती है, जैसे कि विषमता उत्तरी गोलोद में हमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनवरी के माह में जो है तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार दर्शाया गया है। माप जो है मैप काफ़ी कुछ समझाने के लिए प्राप्त है। अगर हम इसको जुलाई के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत कुछ जो है समझ में आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शा रहा है। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। जुलाई में तापमान का क्षैतिज वितरण भी देखने को हमें मिल रहा है कि जुलाई में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क वृत्त के निकट पड़ती है और इस कारण संपूर्ण उत्तरी गोलोद में उच्च तापमान पाए जाते हैं और 30 डिग्री से अधिक समतल रेखाएं जो है 10 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच गुजरती है। ऐसे उच्च तापमान के प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, सहारा, अरब, इराक, ईरान और अफगानिस्तान। भारत का मरुस्थल और चीन भी इसमें सम्मिलित है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलोद में जो है मध्यवर्ती ग्रीनलैंड जो है 0 सेल्सियस से भी न्यूनतम तापमान पाए जाते हैं। तो ये जुलाई महीने में तापमान का क्षैतिज वितरण जो है काफ़ी दिलचस्प है। कहीं 30 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं जो है माइनस में है 0 सेल्सियस टेम्परेचर। तो काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शा रहा है और इसी बात को अगर मैप में हम देखें तो यहाँ पर जुलाई के जो है तापमान के क्षैतिज वितरण को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कैसे उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको जो है यहाँ पर लाइन दर्शाई गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जुलाई के समय जो है तापमान में काफ़ी जो है उच्च वृद्धि देखने को मिलता है तो किसी क्षेत्र में जो है काफ़ी निम्न होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शो हो रहा है डायग्राम में। और आप देख सकते हो कि इंडिया के क्षेत्र में जो रेखाएँ दिखाई गई है वो काफ़ी ऊपरी क्षेत्र में ये दिखाया काफ़ी गर्म तापमान होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात रखता है यहाँ पर। उत्तरी गोलोद में शीत ऋतु कहते हैं ग्रीष्म ऋतु की अवधि में समताप रेखाएं महासागरों को पार करते समय विषुववर्ती वृत्त की ओर मुड़ जाती है और महाद्वीपों को पार करते समय वे ध्रुवों की ओर जो है मुड़ती है। दक्षिण गोलोद में जो है समताप रेखाओं की स्थिति उत्तरी गोलोद की स्थिति से बिल्कुल विपरीत होती है। महासागरों पर जो है समताप रेखाएं दूर दूर और महाद्वीपों पर वो आसपास होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। अगर जनवरी और जुलाई के समताप रेखाओं के मानचित्र का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें कुछ बातों का पता लगता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनवरी और जुलाई के समताप रेखाओं के मानचित्र तुलना करना हमारे लिए बहुत दिलचस्प रहेगा और जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसता को दर्शाता है और मुख्य बातें क्या आती है। तो यहाँ पर जो है मुख्य बातें आती है। पहला तो यही आता है कि सूर्य की लंबवत किरणें के क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उच्चतम तापमान के क्षेत्र में क्षैतिज परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। विषुववर्ती जो है वृत्त से ध्रुव की ओर जो है सूर्य ताप की मात्रा घटने के कारण उच्चतम तापमान निम्न अक्षांशों पर और न्यूनतम तापमान उच्च अक्षांशों पे पाया जाता है। तो दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आती है।
उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं स्थल भाग छोड़ते ही जो है शीत ऋतु में तेजी से ध्रुव की ओर मुड़ जाती है और जो है ग्रीष्म ऋतु में विषुववर्ती वृत्त की ओर। तो समताप रेखाओं के इस प्रकार मुड़ने का मुख्य कारण स्थल और जल के गर्म या ठंडा होने के अंतर को दर्शाता है। महाद्वीपीय महासागरों की अपेक्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडे होते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। कहते हैं सबसे गर्म महीने और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमानों का अंतर वार्षिक तापमान परिसर कहलाता है। तो ये आपको जो है वार्षिक ताप परिसर पता लग गया होगा कि सबसे गर्म महीने सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को हम जो है वार्षिक ताप परिसर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के मध्य और उच्च अक्षांशों पे महाद्वीपों के आंतरिक भागों में वार्षिक ताप परिसर बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए साइबेरिया के जो वैश्विक स्थान पर जो है वार्षिक तापमान परिसर 68 डिग्री होता है। समझ सकते हो 68 डिग्री काफी अधिक होता है, जीवन के लिए संभव नहीं रहता है, जो संसार में सर्वाधिक है। और शीत ऋतु में इस स्थान पर न्यूनतम तापमान पाया जाता है, यानी -50 डिग्री सेल्सियस। यानी जहां अधिक तापमान है वहां पर जो है बहुत ही कम तापमान मिलना एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इसलिए इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। यानी यहाँ पर 68 डिग्री तापमान जहाँ पर जो जनजीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, वहीं जो है -50 सेल्सियस टेम्परेचर होना बहुत ही जो है विभिन्नताओं को दर्शाता है। कहते हैं वर्ष के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को हम वार्षिक ताप परिसर कहते हैं, जो कि बहुत काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। यदि अगले पॉइंट पे हम देखें, ध्यान दें, तो कहते हैं ताप का ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार होगा। ऊर्ध्वाधर वितरण किससे होता है? देखिए ऊंचाई के आधार पर तापमान के वितरण के जो है तापमान का जो है ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। यानी ऊंचाई के आधार पर तापमान का वितरण, यानी उसको जो है विभिन्न क्षेत्रों में देखना ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। आप जानते हैं कि वायुमंडल मुख्यतः पार्थिव विकिरणों से गर्म होती है। यानी वायुमंडल जो है पार्थिव जो है विकिरणों से गर्म होती है, और वायुमंडल की परतें जो धरातल के निकट होती है पृथ्वी के सर्वाधिक जो है उष्मा प्राप्त करती है। धरातल जो पृथ्वी के काफी सर्वाधिक निकट है, तो जरूरी जनरल सी बात है कि इसमें अधिक उष्मा प्राप्त करेगी, इसलिए वह सबसे ज्यादा गर्म होती है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर की परतें पृथ्वी के विकिरण द्वारा कम ऊर्जा जो है प्राप्त करती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरने की दर 1 डिग्री से प्रति 165 मीटर होता है। इसलिए तापमान के सामान्य हर्ष दर भी कहते हैं। जितना ऊंचाई पे आप जाओगे उतना टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी बात रखता है। अगर आप कोई किसी तीर्थ यात्रा जाते हो, अगर ऊंचाई क्षेत्र में जाते हो, तो देखोगे कि वहाँ का तापमान जो है आपके जनरल क्षेत्र से वहाँ पर कुछ कम जरूर आपको जो है नजर आएगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ताप विलोमता। देखिए ताप विलोमता क्या होती है। कहते हैं शीतकालीन लंबी रात, साफ आकाश और शुष्क वायु और पवनों की अनुपस्थिति के कारण धरातल का वायुमंडल की निचली परतों से जो है उष्मा का विकिरण बड़ी तीव्रता से होती है। परिणाम स्वरूप धरातल के निकट की वायु ठंडी हो जाती है और ऊपर की परतें जिनमें उष्मा इतनी शीघ्रता से विकिरित नहीं हो पाती है, अपेक्षाकृत गर्म रहती है। और अंततः तापमान की सामान्य दशा जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान कम होती है उलट जाती है। दूसरे शब्दों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है। इसी स्थिति को ताप की विलोमता या तापमान विकृतम कहते हैं। कभी कभी ठंडी और भारी वायु धरातल के निकट कई दिनों तक टिकी रहती है। अंततः ताप की विलोमता की दशा कई दिनों तक चलती ही रहती है। ताप की विलोमता की स्थिति विषमता अंतर पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है और शीत ऋतु में पर्वतीय ढलान जो है शीघ्र विकिरणों के कारण बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं और इन ढलानों के निकट की वायु भी ठंडी हो जाती है और उसका घनत्व भी काफी बढ़ जाता है। अंततः यह वायु के नीचे की ओर खिसक सकती है और नीचे घाटी तल पर जो है टिक जाती है। यह ठंडी और भारी वायु घाटी की अपेक्षित गर्म वायु के ऊपर की ओर धकेल देती है और इस प्रकार ताप की विलोमता की स्थिति पैदा हो जाती है और कभी कभी घाटी में वायु का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है। जबकि कभी कभी देखा जाए तो घाटी में वायु का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है, जबकि पर्वतीय ढलानों पर तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। ये जनरल सी बात है। अगर पर्वतीय ढलानों पर आप जाते हो तो वहाँ पर ऊंचा जो तापमान ऊंचा होता है और यही कारण है कि जापान के सूबा वेल्सिन में शहतूत के वृक्ष और जो कहते हैं हिमाचल प्रदेश में सेब के बगान पर्वतों के निचले ढलानों पर इसलिए नहीं उगाए जाते हैं कि उनकी शीत ऋतु में पाले से बचाया जा सके। यदि आप कभी पर्वतीय नगर गए हो तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोगों की यात्री निवास और धनी लोगों के मकान पर्वतों के ऊपरी ढलानों पर बने होते हैं, जो काफी महत्वपूर्णता को दर्शाता है।